अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स सेकंड ईयर। बेटा कल हमने एक्सरसाइज 1.2 की, तो उम्मीद है मुझे आपने उसकी प्रैक्टिस वगैरह की होगी और आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं जो है लिमिट ऑफ ए फंक्शन एंड थ्योरम ऑन लिमिट। लिमिट ऑफ ए फंक्शन एंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। इसमें बेटा हम लिमिट के हवाले से स्टडी करेंगे, लेकिन लिमिट से पहले कुछ उसकी टेक्निकल टर्म्स है, बल्कि लिमिट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे जो हमारी कैलकुलस का स्ट्रक्चर ऑफ कैलकुलस सारा इसके ऊपर बेस करता है, लिमिट के ऊपर काफ़ी इसका रोल आ जाता है। ये इसका कॉन्सेप्ट, बल्कि फंक्शन और लिमिट का काफ़ी ज़्यादा रोल है। फंक्शन को भी समझना ज़रूरी है और लिमिट को भी समझना ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको हम क्लियर करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ मीनिंग ऑफ द फ्रेज एक्स अप्रोचेज ज़ीरो। तो इसमें बेटा अगर हमारा एक वेरिएबल है एक्स, अगर वो एक्स वेरिएबल जो है वो हम देखते हैं, ये एक वैल्यू है 1/2 की पावर n। अब देखें, जब हम n की जगह 0 पुट करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 1। जब हम n की जगह 1 पुट करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 1/2। जब हम n की जगह 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 1/4। चूँकि जो x की वैल्यू है, जो एक्सप्रेशन है, वो है 1/2 n के इक्वल। तो इसी तरह जो हम वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो x की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। जैसे कि आपकी वो बुक में भी लिखा हुआ है कि x इज़ बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एज n इंक्रीजेज एंड कैन बी मेड एज स्मॉल वी प्लीज बाय टेकिंग एन सफिशिएंटली लार्ज। दिस अनएंडिंग डिक्रीज ऑफ x इज सिम्बॉलिकली रिटन एज x टेंड्स टू 0। जैसे ये x टेंड्स टू 0 नज़र आ रहा है, जिसमें नोड के ऊपर वाली लाइन है, x टेंड्स टू 0। इट मीन्स ये है कि जो हम n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो उसकी टेंडेंसी जो है, वो अप्रोच है, वो 0 की तरफ है। x अप्रोचेज टू 0 और x टेंड्स टू 0। इसके नोड के नीचे उसने दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं कि उसने लिखा है सिंबल। नोड के अंदर देखिए बेटा, लिखा है सिंबल x टेंड्स टू 0 इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम x इक्वल टू 0। इनके x टेंड्स टू 0 मीन्स दैट x इज़ वेरी क्लोज टू 0 बट नॉट एक्चुअली 0। यानी कि वो 0 नहीं है, लेकिन इतनी छोटी वैल्यू है, इतनी छोटी वैल्यू कि हम उसको 0 के करीबन 0 समझते हैं, लेकिन होता नहीं है। जैसे 0 पॉइंट के बाद 10 टाइम्स 0 और आगे 1 हो, 0.0000001। तो ये 0 तो एक्चुअली नहीं है, लेकिन क्लोज टू 0, अप्रॉक्सीमेटली 0 ही समझिए, लेकिन है नहीं। इसका ये मीनिंग होता है। और इसी के नीचे लिखा हुआ है x इक्वल टू 0 मीन्स दैट x इज़ एग्जैक्टली 0। ये 0 के ही इक्वल है ना, 0 से इससे कोई हल्की सी वैल्यू भी बड़ी नहीं है, ना कोई हल्की सी वैल्यू छोटी भी नहीं है। तो ये x टेंड्स टू 0 का अब मीनिंग अंडरस्टैंड कर लें कि क्लोज, बिल्कुल वेरी क्लोज टू 0 है, लेकिन ये 0 नहीं है। ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपने अंडरस्टैंड करना। उसके बाद है नेक्स्ट बेटा, मीनिंग ऑफ द फ्रेज x अप्रोचेज इन्फिनिटी। अब इसमें अगर x को हम सपोज कर लें कि वो 10n के इक्वल है, 10 की पावर n के इक्वल है, तो जब हम n की जगह 0 पुट करेंगे तो वो जाहिर बात है, जब किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है वो 1 हो जाएगा। तो और इसी तरह जब हम 10 की पावर 1 लेंगे तो वो 10 हो जाएगा, 10 की पावर 2 लेंगे तो वो 100 हो जाएगा, एंड सो ऑन। अब देखें कि वो x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जैसे लिखा है कि x इज़ बिकमिंग लार्जर एंड लार्जर एंड एज n इंक्रीजेज एंड कैन बी मेड एज लार्ज एज वी प्लीज by taking n sufficiently large. This unending increase of x is symbolically when x tends to infinity. देखिए, उधर हमने लिखा है x tends to 0, इधर हम लिख रहे हैं x tends to infinity। इसमें फ़र्क है, चूँकि उधर एक्सप्रेशन जो था वो x इक्वल टू था 1/2 की पावर n। तो जो हम n की वैल्यू बढ़ाते जा रहे थे, वो चूँकि फ्रैक्शन में था, तो 1 ओवर, जब छोटी वैल्यू होगी 1/2 होगा तो 0.5 उसका मतलब होता है। जब 1/4 होता है तो 0.25 मतलब होता है। 1/8 टू द पॉइंट 0.125 होता है। इस तरह जो हम वैल्यू बढ़ाते जाते हैं ना फ्रैक्शन में, 1 ओवर, और नीचे वैल्यू बड़ी होती जाती है, वो बेटा आपको पता है 0 के करीब आता जाता है। लेकिन जब यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है x 10 की पावर n हो, तो अब वैल्यू जब हम 0 पुट कर रहे हैं, उधर भी हम n की जगह 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन पुट कर रहे थे, इधर भी हम 0 1 2 3 एंड सो ऑन पुट कर रहे हैं। लेकिन अब देखें कि जो हम वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, यानी कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी व्हेन n लार्ज। तो x अप्रोचेज इन्फिनिटी और x टेंड्स टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट है बेटा, मीनिंग ऑफ द फ्रेज x अप्रोचेज a। सिम्बॉलिकली इट रिटन एज x टेंड्स टू a, विच मीन्स दैट x इज सफिशिएंटली क्लोज टू बट डिफरेंट फ्रॉम द नंबर a फ्रॉम बोथ the left and right sides of a, x minus a
बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर एज वी प्लीज़ बट x माइनस ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि ये ए की तरफ अप्रोच कर रहा है लेकिन एक्चुअली वो ए नहीं है, क्योंकि अगर एक्चुअली वो ए हो तो फिर x माइनस ए इक्वल टू 0 होता है। जैसे हम फैक्टर में बात करें, अगर x इक्वल टू ए होता है फिर हम जब ए को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो x माइनस ए इक्वल टू 0 आ जाता है ना। लेकिन चूँकि ये x इक्वल टू ए तो है नहीं ना एक्चुअली, तो इसलिए हम x माइनस ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। अब यहाँ पे एक और देखें कॉन्सेप्ट लिमिट ऑफ फंक्शन का, 2-3 मतलब स्टाइल्स मैं आपको बताऊँगा आपकी बुक के मुताबिक। जैसा कि पहले उसने लिखा है बाय फाइंडिंग द एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग रेगुलर पॉलीगन। अब देखें कि पहला ये जो फिगर 1 लिखी हुई है 4 साइडेड पॉलीगन में, कि अगर हमारे पास एक सर्कल है उसमें हम 4 पॉइंट लेते हैं इक्वल मतलब डिस्टेंस के हिसाब से, उसके 4 इक्वल पार्ट बनाते हैं। तो अब देखें उसके जो 4 साइडेड फिगर बनी है उसके बाहर मतलब थोड़ा सा ना कर्व जो सेक्टर बना रह गया कर्व वाला वो ज़्यादा है। लेकिन इसी तरह जब हमने 8 साइडेड पॉलीगन किया है तो वो सेक्टर थोड़ा सा कम हो गया जो सर्कुलर फॉर्म में था। इस तरह जब हम 16 साइडेड पॉलीगन लिया है तो उसमें जो लाइन लगाई थी ना, जैसे 4 साइड में एक लाइन स्क्वायर के लगी हुई थी लंबी सी, जो जिसको हम सेक्टर के लिए लाइन लगाते हैं, तो वो वाली लाइन इधर कम होती जा रही है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे वो जो कर्व वाली लाइन है और जो स्ट्रेट लाइन है वो अप्रॉक्सीमेटली एक जैसी नज़र, आप हल्का से देखें वो बीच में से वाइट सी नज़र आ रही है बुक, लेकिन वैसे वो अप्रॉक्सीमेटली एक जैसी है। तो अभी 16 साइडेड पॉलीगन, अगर ये मतलब 100 साइडेड पॉलीगन आ जाए या 1000 साइडेड पॉलीगन आ जाए तो अब देखेंगे कि ये जो पॉलीगन्स हैं इनकी जो अप्रोच है वो सर्कल की तरफ ही जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता किसकी तरफ जा रही है, सर्कल की तरफ। तो इसमें देखिए एन आगे जस्ट इस फिगर के नीचे लास्ट इट फॉलोज दैट, यानी कि पैराग्राफ के बाद बाइसेक्टिंग एरिया को छोड़ के नेक्स्ट इट फॉलोज दैट एज एन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द इंस्क्राइब्ड पॉलीगन इंक्रीजेज द एरिया ऑफ पॉलीगन इंक्रीजेज द बिकमिंग नियर टू 3.142 विच इज़ द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर हम एक सर्कल ले यूनिट सर्कल में जिसका रेडियस 1 हो, तो वो ये कहना चाह रहा है कि जब एक यूनिट सर्कल का जो रेडियस होता है वो 1 आ जाएगा, उसका जो एरिया होता है ना वो फिर जाहिर बात है एरिया का फार्मूला एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। जब r 1 आ जाएगा तो वो पाई के करीब आ जाएगा और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.142। अब यहाँ पे वो हमें ये बता रहा है कि जो हम एक सर्कल के अंदर पॉलीगन बनाते हैं ना, तो उसकी जब हम नंबर ऑफ साइड बढ़ाते जाएंगे तो फिर वो जो एरिया ऑफ पॉलीगन होगा ना उसका भी एरिया अप्रॉक्सीमेटली एरिया ऑफ सर्कल की इक्वल ही होगा। एक्चुअली नहीं होगा, 100% तो नहीं होगा। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है 6 साइडेड में 100% तो नहीं, थोड़ा सा वक्फा है कर्व में और लाइन में, अगर जब बढ़ाएंगे तो और वक्फा कम है, लेकिन वो इतना कम हो जाएगा कि अप्रॉक्सीमेटली एक जैसा ही नज़र आता है। तो इसलिए आगे उसने लिखा है एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड पॉलीगन टेंड्स टू एरिया ऑफ सर्कल। कब? जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली होता है। ये क्या होता है? अप्रॉक्सीमेटली। आगे लिखा है न्यूमेरिकल अप्रोच। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब, तो डोमेन ऑफ f ऑफ x इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। लेट्स फाइंड द लिमिट ऑफ f ऑफ x क्यूब एज x अप्रोचेस टू। ये देखें न्यूमेरिकली अब हम बात करने लगे हैं, पहले हम थ्योरेटिकली बातें कर रहे थे। अब न्यूमेरिकली में क्या होगा कि हम एक फंक्शन ले रहे हैं जिसमें x क्यूब है और हम देख रहे हैं इसकी लिमिट जो है f ऑफ x क्यूब x अप्रोचेस टू की, जब x टेंड्स टू 2 की तरफ हो, जब हम x की जगह 2 एग्जैक्टली लेकिन टेंडेंसी 2 की बात कर रहे हैं। जैसे हम पीछे हमने बात की थी x टेंड्स टू जब 0 होता है तो उसका मतलब x 0 नहीं होता, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली उसके करीब तो नहीं होता, इसलिए हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। अब इसी तरह एज x अप्रोचेस टू, अब आगे हम देखते हैं कि क्या मतलब उसकी वैल्यू आती है। अब ये देखें बेटा आपके सामने एक टेबल है, द टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ f ऑफ x फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x एज अप्रोचेस टू फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट इज एज फॉलोज। अब देखें यहाँ पे x की वैल्यू लिखी है 1, f ऑफ x क्यूब का आंसर है 1, फिर 1.5, 3.375, इसी तरह सो ऑन 1.9 यानी कि 1.999, तो इसका आंसर है 7.9988। ठीक है। अब ये देखिए 1.9 जो वो दिस इज़ नॉट 2, लेकिन ये इतना करीब है 2 कि हमें तकरीबन 2 ही लगता है इससे, जैसे मतलब थोड़ी सी वैल्यू कम है। अब उसके नेक्स्ट उसने छोटी सी लाइन छोड़ के आगे देखें कि ना डबल लाइन लगाई है, इसमें से थोड़ा सा वक्फा रखे, 2 की वैल्यू उसने नहीं लिखी, आगे उसने लिखा है 2.001। तो जब हम इसको पुट करेंगे
2.001 को, तो वो उसका आंसर आ रहा है 8.0012। फिर हमने 2.001 पुट किया तो वो 8.012 आ गया। फिर हमने 2.01 पुट किया वो आ गया 8.1206। इस तरह हमने 2.1 पुट किया 9.26 एंड सो ऑन। अब आप देख सकते हैं ऊपर इस टेबल की एक लाइन लगी हुई है, एक लिखा है फ्रॉम लेफ्ट ऑफ 2 और एरोहेड 2 की तरफ जा रहा है, और एक आ रहा है फ्रॉम राइट ऑफ 2 और एरोहेड भी 2 की तरफ जा रहा है। कि वो बताना ये चाह रहा है कि अगर हम लेफ़्ट की तरफ से मूव करते 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 2 की तरफ आए, यानी कि जो छोटी वैल्यू जैसे हम 0 की तरफ से स्टार्ट हुए, फिर 1 पे आए, फिर 1.5 पे आए, फिर 1.7 पे आए, फिर 1.8 पे, फिर 1.9, इस तरह करते करते हम 2 की तरफ मूव कर रहे हैं, वहाँ पे पहुँचे नहीं है, एक मामूली से वक्फे पे हम उसको पीछे हैं। या अगर हम राइट की तरफ से, राइट से मुराद 2 है ना, तो 2 के ऊपर जितनी वैल्यू, वैसे सपोज हम 1000 की तरफ से स्टार्ट कर देते हैं, फिर 100 आ जाता है, फिर 20 10, इस तरह 9 8 7 3, फिर 2.5 2.2 एंड आहिस्ता आहिस्ता हम 2.001 पर, लेकिन एग्जैक्टली 2 हम नहीं लिख सकते। तो अब इनके आंसर में देखें कि अप्रॉक्सीमेटली वो भी 8 है, अप्रॉक्सीमेटली वो भी 8 है। तो यहाँ पे इसके टेबल के नीचे अब ये लिखी लाइन लिखी है, द टेबल शोज दैट as x get closer and closer to 2, sufficiently close to 2, from both sides f of x gets closer and closer 8. We say that 8 is the limit of f of x when x approaches to 8 and is written as f of x tends to 8 as x tends to 2. यानी कि वो ये बताना चाह रहा है कि जब एक जो उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो उसकी वैल्यू पुट करने से उसके फंक्शन की वैल्यू भी 8 की तरफ आ रही है। तो अप्रॉक्सीमेटली 8 ही उसकी वैल्यू, जैसे हमने पहली एक्सरसाइज में जो पहली एग्जांपल की जिसमें आपको बताया था ये बेटा एक फंक्शन है, इसमें जब हम कोई वैल्यू पुट करेंगे एक्स की तो उसके फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर भी हम वही फाइंड करेंगे, लेकिन ये लिमिट के मेथड से है। वहाँ पे फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू आती है, यहाँ पे फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, अप्रॉक्सीमेटली होती है। तो लेकिन हम वक्ती तौर पर टाइम बीइंग उसको कहते हैं अराउंड अबाउट यही है। ओके, तो यहाँ पे आगे आ गया बेटा, इसको लिखने का स्टाइल बता रहा है कि 2 दफ़ा लिखने की बजाय एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू 8 एज एक्स टेंड्स टू 2 की बजाय हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 ब्रैकेट में उसका फंक्शन एक्स क्यूब और इज इक्वल टू 8। ये बेटा इसका कॉन्सेप्ट था। अब आ गया लिमिट्स ऑफ ए फंक्शन। अब हम फंक्शन की बात करते हैं, तो उसने बताया हुआ है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एल, यानी किसी भी फंक्शन को लिखने का ये तरीका होगा कि जो आपने लिमिट लेनी है ऊपर आप लिखें लिमिट एल आई एम एक्स टेंड्स टू ए, जिसकी तरफ हमने अप्रोच करना और आगे फंक्शन लिखें और बाद में उस फंक्शन की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, तो एल आ जाएगा। इट इज़ नाइदर डिज़ायरेबल नॉर प्रैक्टिकल। ओके ठीक है। नेक्स्ट बेटा आगे थ्योरम द लिमिट्स ऑफ फंक्शन। इसमें 2 फंक्शन हम ले रहे हैं, एक एफ ले रहे हैं और एक जी ले रहे हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम एल ले लेते हैं और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स इक्वल टू हम एम ले लेते हैं। यानी कि एक हमने एफ ऑफ एक्स का जो फाइनल आंसर है कि जैसे ऊपर हमने लिमिट पुट की थी ना एक्स टेंड्स टू 2 एक्स क्यूब में, तो उसका आंसर क्या निकला था 8 को बेसिकली हम एम के तौर पे ले रहे हैं, और इसी तरह एक दूसरा फंक्शन होगा इसकी वैल्यू एम आएगी। अब हम देखते हैं थ्योरम के ऊपर क्या आता है। नंबर 1 थ्योरम ये है कि लिमिट ऑफ द सम ऑफ 2 फंक्शंस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर लिमिट्स। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 2 फंक्शन को हमने ऐड किया हुआ है और दोनों की बाहर एक सिंगल लिमिट है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हर फंक्शन की अलग-अलग लिमिट ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, बाहर लिमिट है एक्स टेंड्स टू ए, तो हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स, और फिर आ जाएगा एल और प्लस। हम नीचे उसने एग्जांपल फिर दी हुई है एक्स प्लस 5 के हिसाब से हम एक्स की लिमिट लहदा लिखेंगे, 5 की लिमिट लहदा लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें हमने एक्स की जगह 1 जब पुट किया तो उसका आंसर 1 आ जाएगा, लेकिन क्योंकि 5 कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर में उसके वेरिएबल की वैल्यू तो है नहीं, इसमें हम उसकी वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो ये आ जाएगा 6। ओके, अब ये बेटा देखिए सेकंड थ्योरम है द लिमिट ऑफ द डिफरेंस ऑफ 2 फंक्शंस इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट्स। अगर जिस तरह हमने ऐड किया इसी तरह अगर हम 2 फंक्शंस को हम ऐड करें और शुरू में उसकी एक लिमिट हो, तो हम हर फंक्शन की लिमिट लहदा लेंगे। इसमें प्लस वाले में और माइनस वाले में सिर्फ फंक्शन दोनों का फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप 3 वैल्यू 4 वैल्यू 10 वैल्यूज़ को भी अगर अपने फंक्शंस को ऐड किया होगा तो उसके ब्रैकेट के बाहर अगर लिमिट होगी तो अंदर वाले जितने भी टर्म्स हैं हर एक की हम अलग-अलग लिमिट लेंगे, बेशक वो प्लस की फॉर्म में हो या बेशक वो माइनस की फॉर्म में, इससे लिमिट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कांस्टेंट जब आ जाए, जैसे यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 लिखा है, एक्स माइनस 5 लिखा है, तो आगे हमने लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू 3
एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 5। अब हम एक्स के जो तो हमने 3 पुट कर दिया। अभी तो हमने ऊपर बात की है ना कि हमने जो वेरिएबल है बेसिकली जो लिखा होता है ना एक्स टेंड्स टू 2, इट मीन्स कि एक्स की जगह हमने इसको पुट करना होता है जिससे हमने फंक्शन में वैल्यू पुट करती हैं। लेकिन मेंटली तौर पे दिमाग के अंदर हमने ये बात रखनी है कि वहाँ पे जो हम एक्स की वैल्यू पुट कर रहे होते हैं वो एक्जैक्टली 2 ही होती है, उसका आंसर भी एक्जैक्टली आता है। यहाँ पर हम जो पुट कर रहे होते हैं पुट हम उसी तरह कर रहे होते हैं जैसे फंक्शन में, लेकिन हमारे ये ज़हन में होना चाहिए कि ये एक्स टेंड्स 2 है, अप्रोचेज़ है, एग्जैक्ट नहीं है, तो हम उसका आंसर भी एग्जैक्ट नहीं होगा, वो भी अप्रोचेज़ होता है। तो कॉन्सेप्ट ये रखें, लेकिन काम हमने फंक्शन की तरह ही करना है। अब आगे थर्ड थ्योरम है कि इफ़ के इज़ एनी रियल नंबर, यानी कि आप किसी भी फंक्शन को किसी नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाहर एक लिमिट है, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे ना तो वो के बाहर आ जाएगा, उस कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, उसका फंक्शन के साथ कोई तरह नहीं होगा। जैसे कि एल है, आगे उसने नीचे एग्जांपल दी है, साथ ही मतलब एक ऊपर थ्योरम में साथ ही एक छोटी सी एग्जांपल है, लिखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 3x। अब चूँकि वेरिएबल तो एक्स है ना, तो 3 को हम लिमिट से बाहर निकाल सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 3 लिमिट एक्स टेंड्स टू 2x, 3 कांस्टेंट है वो 3 का वैसे ही रहेगा और x की जगह 2 पुट आंसर आ जाएगा 6। फिर नेक्स्ट थ्योरम है 4, द लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स। अब यहाँ पे वो सिंपली बात बता रहा है कि अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों और उसके बाहर लिमिट अगर हम लेंगे तो हम यहाँ पर भी हर फंक्शन की अलग-अलग लिमिट लेके फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हमने ऊपर किया है। इस तरह जैसे यहाँ पे उसने लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 2x ब्रैकेट x + 4, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बाहर लिमिट है, हम क्या करेंगे 2x की अलग लिमिट ले लेंगे, x + 4 की अलग लिमिट ले लेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू जैसा वो थ्योरम ऊपर आए हैं उसके हिसाब से हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। फिर थ्योरम नंबर 5 है द लिमिट ऑफ द क्वोशिएंट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द क्वोशिएंट ऑफ देयर लिमिट्स प्रोवाइडेड द लिमिट्स ऑफ द डिनोमिनेटर इज़ नॉन ज़ीरो। इसमें उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि ये उस वक्त हम थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं कि जब लिमिट ऑफ द डिनोमिनेटर हम ले लें, आंसर उसका निकालें तो वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ज़ीरो नहीं आना चाहिए। क्योंकि आपको पता है जब एक फ्रैक्शन के अंदर नीचे डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए तो वो इन्फिनिटी हो जाती है, इसलिए उसने कंडीशन लगा दी है। यहाँ पे लिखा जी लिमिट एक्स टेंड्स टू a ब्रैकेट f(x) ओवर g(f)(x), तो ऊपर डिनोमिनेटर की अलग लिमिट हो जाएगी नीचे वाले में और न्यूमिनेटर में अलग लिमिट हो जाएगी, उसकी अलग लिमिट हम अप्लाई करेंगे उसके मेथड और नीचे हम अलग अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू मेथड। जैसे ब्रैक आगे एग्जांपल दी हुई है लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 3x + 4 ओवर x + 3, तो हम देखें ऊपर लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 3x + 4 हमने अलग ले ली है और ओवर लिमिट एक्स टेंड्स टू 2x + 3 हमने अलग ले ली है। ऊपर हमने क्योंकि उसने लिखा है एक्स टेंड्स टू 2, हम x की जगह 2 पुट करेंगे, 3 × 6 हो जाएगा, 6 4 10 और नीचे है x, तो इसकी जगह 2 पुट करेंगे तो 2 + 3 5 हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम है कि जब किसी फंक्शन की पावर हो होल, यानी कि एक फंक्शन उसके ऊपर होल बाहर पावर है, वेयर एन इज़ एन इंटीजर, और वो इंटीजर में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? इंटीजर में। इंटीजर का मतलब ये है कि वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, ओवर फ्रैक्शन की मतलब बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें लिखा है जी लिमिट एक्स टेंड्स टू a ब्रैकेट f(x) होल पावर n, तो इसमें पावर जो है वो अपनी जगह पे कायम रहेगी, लिमिट जो है वो पावर के अंदर चली जाएगी फंक्शन के साथ, और फंक्शन की वो वैल्यू जो भी आंसर है फिर उसकी वो पावर बन जाएगी। जैसे यहाँ पे उसने लिखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 ब्रैकेट 2x - 3 की पावर 3, तो अब 3 ब्रैकेट के अंदर रहेगी, लेकिन जो लिमिट है वो आ जाएगी लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 2x - 3, फिर हम x की जगह 4 पुट करेंगे, वो हो जाएगा 4 × 8 8 - 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 की पावर क्यूब लेंगे तो आ जाएगा 125। इसी तरह बेटा आगे है एक उसने एग्जाम्पल दी हुई है इफ़ p(x) = a n x n एंड सो ऑन, ये एक पॉलिनोमियल है फंक्शन की, तो डिग्री देन शो दैट लिमिट x टेंड्स टू c p(x) = pc। अब इसमें आप लिमिट जब पुट करेंगे ना, जैसे x टेंड्स टू c, x की आपने c पुट किया, इधर x की मतलब आप ले लेंगे x की जगह c पुट कर देंगे, और नेक्स्ट फिर आप a n में c की जगह n की जगह c पुट कर देंगे और एंड सो ऑन, तो ये कांस्टेंट फंक्शन ही आएगा, उसकी मतलब पॉलिनोमियल ऑफ कांस्टेंट आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल तो ख़त्म हो गया ना, हमने उसकी जगह पुट कर दी लिमिट, तो वो कांस्टेंट फंक्शन है। ये आप आगे इसको आप करेंगे तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा। तो बेटा ये जो मैंने आपको आज का लेक्चर दिया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आइंदा जब भी हम जो उसके एक्सरसाइज के जो टॉपिक्स होंगे ना वो हम इस तरह PPT बना के किया करें, बाकी कुछ क्वेश्चन जो वो हम वीडियो के ऊपर ये के मिक्सअप करेंगे, कभी वीडियो कर लिया करेंगे, कभी इस तरह कर लिया करेंगे। लेकिन मैं एक आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊँ कि ये जो पहला चैप्टर है
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी छोटी छोटी चीज़ें अपने बहुत करनी है, आगे इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होना है, फिर आपको प्रॉब्लम होगी अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बट इसके फार्मूलाज, थ्योरम्स और मोटे मोटे जो रिजल्ट हैं, एग्जांपल्स हैं, उनको बेटा ज़रूर याद करें और उसको रिवाइज भी करें, उसकी प्रैक्टिस भी करें। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।